मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है ये मेरी आखिरी स्पीच हो। लेकिन मुझे लोग डराते क्यों हैं? मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक के मैं बैठी हुई हूं। पिछले 25 दिन से जिस बंदे को देखो वो डरा रहा है। मैं इस मुल्क में नहीं रहती, क्या मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं है? एक ट्वीट कर दूं उसके ऊपर कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है। कौन करेगा मुझे कुछ? कहां लेकर आ गए इस मुल्क को कि मैं यहां पर बैठकर हम लोग क्या करें? मैं अपनी का कलाई काटूं, क्या खून से लिख के दूं कि मैं मुहब्बे वतन हूं? 25 दिन से डराया हुआ इन लोगों ने, हर किसी को डराया हुआ है। फोन पे बात करती, किसी से रखो फोन, फोन पे बात नहीं करो। पता नहीं, अब तो बोलने को भी दिल नहीं करता इनको। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो एटीएम है। मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है। मैंने तो ये सुना था फवाद चौधरी लोटा है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करते हैं। तो ये सब कैसे इस्तेकाम बख्शेंगे? मुझे भी तो बताए ना। कोई थोड़ा सा अपनी भी इसी जो अल्लाह पाक ने जो ऊपर दिया उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करते होते हैं। ये ऐसे थोड़ी है बिल्कुल पैक्ड ही वापस लेके जाना है। ऐसे ही खाम में फैज अहमद फैज साहब ने हमें एक बचपन से सुनाया हुआ कि बोल के लब आजाद है तेरे। बिजनेस टाइकून क्या? मलिक रियाज नाम ले, उनका नाम है, बहरिया टाउन है उनका। अगर ये भी ना पता हो तो दिल तो चाह रहा है कि कहूं कि आज कुछ कहने को दिल नहीं, ऐसा कीजिए कि समझ लीजिए। तो दिल नहीं चाह रहा कि इस खाली हॉल में, इन खाली कुर्सियों, मेरे कुछ चंद साथी बैठे हुए जो अपनी अपनी स्पीचेस के इंतजार में बैठे हुए, क्योंकि वो जो क्रीम है, अब ये वो क्रीम नहीं है, मैं कोई कुछ और नाम ही ना निकल जाए, वो तो अपनी अपनी स्पीचेस करके चली गई। और मेरे पास कुछ लिखा हुआ भी नहीं है कि मैं स्टार्ट ऐसे लूं कि आप भी स्पीच करके चले जाना ही आप इन मुश्किल हालात में। जैसे बात ये ना कि सुनने वाले सुने ना। अब मैं फेसबुक या टिकटॉक या वो इंस्टा के लिए तो स्पीच करती नहीं हूं। मैं तो ना गुजरा होते हैं ना सुनते हैं। मैं तो कहती हूं कि वो पहले वाला दौर अच्छा था कि एक बादशाह बैठा था और दरबार लगा होता था, वहीं पर शिकायत करते थे, वहीं वजीर सुनते थे और वहीं पर ही हुक्म होता था सर कलम करने का और उसी वक्त मसला हल हो जाता था। अब वो और बात है कि साहिल का सर कलम हो या वजीर का हो, वो दूसरी बात है। तो इस बजट के ऊपर, ये एक मिनी बजट के बाद ये तीसरा बजट है और मुझे लग रहा है कि जैसे जो बातें करूंगी वो वही रिपीट बातें, क्योंकि कुछ असर तो हुआ नहीं किसी के ऊपर कि इन तमाम मामलात के ऊपर नजरसानी हो। तो देखें तो सर ये जो बजट आया था, मैं बजट की इतनी डिटेल में फिगर्स वगैरह की तरफ नहीं जाऊंगी। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई हैं 35%, बहुत अच्छी बात है कि पहले हमने उनकी बेइज्जती की कि ब्लैक मेलर्स यहां पर बैठे हुए, फिर उसके बाद हमने 35% तनख्वाह बढ़ा दी। तो उस 35% तनख्वाह तो बढ़ाई है, लेकिन फिर 40% महंगाई बढ़ जाएगी। तो सरकारी मुलाजमीन का तो सोच लिया, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले लोग हैं उनका कौन सोचेगा? इन्होंने कहा कि वो कम से कम जो उजरत है वो 35,000 तक, वो देगा कौन? कि आपने कभी सिक्योरिटी गार्ड्स देखे कि उनको 18-18, 20-20 हजार मिलते हैं और 12-12 हजार उनसे वो क्या कहते हैं बेगार नौकरी ली जाती है। तो उन सबको कौन देखेगा? जो घरों में काम करते हैं, जो प्राइवेट नौकर, ड्राइवर, माली, ये वो, उनकी तनख्वाहों का कौन करेगा? IMF का सुने जा रहे हैं, IMF वो कहते हैं ना कि वो पहले कभी सिग्नल पे खड़े हों तो वो आता है फकीर, पहले तो वो दुआएं देता है कि दे दो, दे दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो उसके बाद वो बद्दुआएं देना शुरू कर देता है। मुझे तो ऐसे लग रहा है जैसे हम अभी वही कर रहे हैं। तो ये बजट क्या, ये जो बाबू बैठे हुए हैं, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि 75 साल से आप लोग इतने जहांदीदा सियासतदान हैं, आपने इस ब्यूरोक्रेसी से जान क्यों नहीं छुड़वा रहे? स्पीकर साहब, अभी किस किस चीज की मैं बात करूं? तकरीबन सभी बात कर चुकी हैं और मुझे हैरत भी है कि यहां से हुकूमती अरकान ने भी ऐसी ऐसी स्पीचेस की हैं कि वो लगता है कि ये हुकूमत में है ही नहीं। वैसे भी हुकूमत की फील आ नहीं रही। जैसे आप भगार लगाएं या पुलाव का ढक्कन उठाएं तो खुशबू आती है और आपको पता चलता है कि हाँ ये बना है। तो ये यहां से वो खुशबू आ नहीं रही है हुकूमत वाली, कि पता चले कि कोई हुकूमत भी है। क्योंकि हमारे वजीर दिफा मतलब वो एक उसका जिक्र तो करते हैं ब्यूरोक्रेट का कि जिसकी बेटी की शादी पे 1 अरब 70 करोड़ के उनको सलामियां मिली, नाम नहीं लिया, नाम नहीं लिया।
टीके नाम है उनका, टीके लगाए हुए उन्होंने पूरी कौम को। उनका नाम नहीं लिया, वो अभी भी बैठे हुए, वो अभी भी बैठे हुए। और कल उन्होंने बोला था कि नाम नहीं लिया था, मैंने प्रोग्राम में नाम लिया था, बिजनेस टाइकून क्या, मलिक रियाज नाम ले, उनका नाम है, बहरिया टाउन है उनका, अगर ये भी ना पता हो तो यहां पर हम नाम लेने से क्यों घबराते हैं? गालियां खाएं हम लोग, जहां पर जाएं वहां पर ये हो कि ये चोर, ये वो, ऐसे मतलब ये कि बेवकूफ बना के कोई भी हम लोगों को इस किस्म की वो कर ले, और फिर हम डरते भी रहे कि हमने उनका नाम भी नहीं लेना। क्यों नाम नहीं लेना? सब वो यही है ना कि अब मुझे नहीं पता कि कहां हम लोग पहुंचे हुए हैं, और इस सब को कौन आके सीधा करेगा। इन 75 सालों में हमने एक दूसरे पर तो इल्जाम दिया कि तुमने ये किया, तुमने ये किया, फिर उसके बाद जब साथ बैठते हैं तो हम माफी मांगते हैं। जैसे अभी 3 वुज़राए आजम के डकारने पे ख्वाजा आसिफ साहब का बयान था, तो माफी तो मांगते हैं, लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। उसके बाद हमें तौबा करनी होगी कि अब हम एक दूसरे के साथ ऐसा नहीं करेंगे, कि अपने खैमे में किसी बद्दू को नहीं घुसाएंगे। हमें यह अपने आप से अहद करना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि क्यों ना हो सभा की रफ्तार गलत, गुल गलत, गुंचे गलत, खार गलत, एक दरिया ही है बस अपने रुख पर, कश्तियां आर गलत, पार गलत। और वह कहते हैं कि वो भी कुछ जिद पर उतर आए हैं और कुछ करते हैं हम भी गुफ्तार गलत। तो ये सब चीजें वो नहीं होनी चाहिए। तो अवाम का इसमें क्या है? अब सब अपनी अपनी तजावीज पेश कर रहे हैं। मैं एक तजवीज देती हूं, 18वीं तरमीम के बाद जिन वजारतों की यहां पर वफाक में जरूरत नहीं है, पहले तो उन वजारतों को खत्म कर दिया जाए। क्या हमने उसको रिश्वत के तौर पे रखा हुआ है? अगर मैं यहां पर सेहत की बात करूंगी तो आप मुझे कहेंगे कि सूबाई मैटर है, उधर जाओ। तालीम की बात करूंगी तो आप कहेंगे सूबाई मैटर है, उधर जाओ। 2-3 और वजारतें आप कहेंगे ये सूबाई मैटर है। सूबाई मैटर है तो यहां जो वजारतें हैं वो अम्ब लेने आई हैं कि यहां पर किसी ने तकरीर की तो सिगरेट नोशी पे और फिजी ड्रिंक्स पे बोला कि उससे लोगों में इतनी इतनी अम्मात होती हैं, ये होती हैं। हमें कुछ नहीं होता, हम तो गधे और कुत्ते की कड़ाई खा चुके हैं। हम पाकिस्तानी तो वो खा चुके हैं, हम नकली दवाइयां खा चुके हैं। दवाइयों पे जो सब्जियां खाते हैं उसके ऊपर स्प्रे होता है, क्या वो जानलेवा नहीं है? सफाई सुथराई का आलम क्या है? और ये जो फल हम लोग स्क्रीन वाले खाते हैं वो हमारी सेहत के लिए सही नहीं है। और मरी हुई मुर्गियां, और सबसे बड़ी बात मेरे भाई ने अल्कोहल का जिक्र नहीं किया जो गैर कानूनी तौर पर आता है। लोगों ने एक वो बना दिया कि सायरा बानो ने असेंबली में कहा इसको हलाल कर दो। अरे अल्लाह पाक ने इसको हलाल करार नहीं दिया तो मैं कौन होती हूं? मैंने तो कहा था लीगल कर दो ताकि रेवेन्यू आए। कराची के दरिया वो समंदर में 80 करोड़ की शराब लॉन्च में ना पकड़ी जाए, वो लोगों को फायदा हो। अब किसी ने, मैं यहां पर हुई, मुझे थोड़ा टाइम दीजिएगा क्योंकि हो सकता है ये मेरी आखिरी स्पीच हो। अगली दफा या किस्मत या नसीब, और आराम से घर में ही रहूं मैं। जरूरी है मैंने चित्राली साहब से दुआ पढ़वानी है और आप लोगों की छुट्टी करवानी है। तो कौम जाग चुकी है। जे मैं आ गई और यहां पर किसी ने हमारे इदारों के लिए बात की, मैं कोई चीज उठा के मारूंगी। फिर ना आप कहिएगा, कोई एक लफ्ज भी कोई नहीं बोलेगा। मैं कह रही हूं थोड़ा सा बजट असेंबली का तो है, थोड़ा सा बस ये कर दें कि एक जब सेशन हो तो 5-5 बादाम हर सीट के ऊपर पड़े हुए हों ताकि उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे। उसके खाने से याददाश्त सलामत रहे, वो हम कोई वो बात ना करें। और बाहर जो पार्किंग लॉट है ना, वहां पर आप कुर्सी लगाएं और सामने हम बैठते हैं अपने अपने टाट के ऊपर। फिर हमें समझ आएगी कि इनका बजट कैसे बनाना है। ये यहां पर बैठ के अंदर खाबे खाते हुए, हालांकि वो नहीं देना चाहिए था आपको कि वो एक तायरे लाहौती, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। तो ये फ्री का खाना बंद कर दें। जब पीटीआई की एक चीज, मुझे एक जो नारा था और जिस वक्त मैं बहुत ज्यादा वो कहती थी, उन्होंने कहा था कि हम इदारों में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। वो मुझे तो नजर नहीं आया कि इदारों में रिफॉर्म्स। तो कोई ऐसा होगा कि जो इस चंगुल से छुड़ा ले? हम अवाम 5 साल भी सब्र कर लेंगे, 10 साल भी सब्र कर लेंगे कि अगर 10 साल इन हालात में गुजारा करना हुआ तो हम लोग करेंगे। तो मैं कहने को बातें बहुत हैं, लेकिन अब वही बात है कि इतनी सारी बातें यहां पर हो चुकी हैं और मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई रिपीट टेलीकास्ट है।
क्योंकि उसमें से किसी एक चीज पे तो अमल हुआ नहीं। और अभी आइन की तकरीबात हो रही थी, मुझे आइन के शुरू वाले में बता दे मेरा बुनियादी हक क्या है जो मुझे मिला है, मुझे बता दे, मुझे कोई भी बता दे कि मोर एक बुनियादी हक मुझे बता दे जो मुझे मिला हो, कि जो मैंने तालीम सही, मुझे रियासत ने तालीम का हक दिया हो कि जो मैंने तालीम हासिल की हो, मुझे रियासत ने सेहत का हक दिया हो कि मैं जाके किसी सरकारी अस्पताल से इस रियासत के उस पर कि हाँ उस रियासत को मैं टैक्स देती हूं, उसने मुझे ये हक दिया हो। हक तो कोई नहीं है, तो गोल्डन जुबली क्यों मना रहे थे? इससे अच्छा तो सुल्तान गोल्डन की बरसी मना लेते। आई डोंट नो जिंदा है, अल्लाह उनको अगर हैं तो सॉरी। मैंने सोचा, मैंने कहा बड़ी धुआंधार करूंगी, फिर मैंने सोचा, मैंने कहा मुझे तो कहा गया है कि सब्र करो, तो फिर अब जब वहां से मुझे आ गया कि सब्र करो, हम तो कोई काम नहीं करने के, हम तो अभी छुट्टियों पे जा रहे हैं, तुम्हारे खून पसीने की कमाई से मैं पेंशन भी लूंगा और मैं वो भी लूंगा, तुम यहां पर बकवास करती हो, करती रहो, लोगों से गालियां खाती हो, खाती रहो, फेसबुक ट्विटर पे जो कोई गलत बात कर दो उस पे मेरी माँ बाप का शजरा भी निकाल कर गालियां दे देते हैं। तुम मरो 1,68,000 रुपए लेके, मैं तो 15 लाख रुपए लूंगा, लेकिन सब्र तू करेगी, मैं नहीं करूंगा और ना मैं कुछ कर सकता हूं। तो जो पेट्रोल है, मतलब जो है आप V8 में डलवाते हैं वही कीमत, कोई रिक्शे में डलवाए वही कीमत, ये कोई समझ आने वाली बात है? ये कोई समझ में आने वाली बात है? जिसका डिफेंस में 1000 गज का बंगला है वो भी वही यूनिट दे, और जो गुलिस्तान जौहर राबिया सिटी के खोली में रहता है वो भी वही यूनिट दे। मतलब चना बो के और आप सब लोग बैठे हुए कि अब इसमें से गंदम उगेगी। कोई तो एहसास कर लें कि वो कहते हैं ना कि वफा के खुगर वफा करेंगे ये तय हुआ था, वतन की खातिर जिएंगे मरेंगे ये तय हुआ था, बवक्ते हिजरत जो कदम उठेंगे सुए मंजिल तो बीच रास्ते में ना दम लेंगे ये तय हुआ था। और मेरे भाई यहां पर नहीं बैठे हुए थे, नहीं बैठे हुए, वरना बोलती कि तमाम देरीना निस्बतों से गुरेज करके नए वतन को वतन कहेंगे ये तय हुआ था। चूरन नहीं बेचना था महाजर का। और किसी भी उलझनों में रहबरों की रजा से पहले, किसी भी उलझन में रहबरों की रजा से पहले अवाम से इज़्न आम लेंगे ये तय हुआ था। और 12 वही बात है कि मुझे यहां पर बार बार कुछ तजदीद मोहब्बत करने की जरूरत नहीं है कि मैं बार बार जिक्र करूं कि मैं अपनी मुल्क के इदारों से, अपने मुल्क के शहरी, अपनी अफवाज पाकिस्तान से, स्पीकर साहब अभी कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी बात हो ना, तो मेरे में इतने गट्स हैं कि मैं इनके ऊपर चलने वाली गोली मैं अपनी छाती पर खा सकती हूं, मैं अपनी किसी भी उसको वो नहीं वो कर सकती, लेकिन बार बार तजदीद वफा की उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? मैं इस पाकिस्तान की शहरी हूं, मैं कहीं नहीं मैंने जाना, मैं यहां पर, लेकिन मुझे लोग डराते क्यों हैं? मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक के मैं बैठी हुई हूं। पिछले 25 दिन से जिस बंदे को देखो वो डरा रहा है। मैं इस मुल्क में नहीं रहती, क्या मुझे अपने मुल्क से प्यार नहीं है? एक ट्वीट कर दूं उसके ऊपर कहते हैं कि ये क्या कर दिया तुमने, तुम्हें अपना ख्याल नहीं है। कौन करेगा मुझे कुछ? अगर मैं अपना हक मांगने के लिए यहां पर मैं बोलती हूं, मुझे कहते हैं तुम बोलती हो, ये लगता है कि तुम पीटीआई के लिए बोल रही हो। मैं भाई मेरी अपनी पार्टी है, अगर मैं अपने कहे की जिम्मेदार हूं, जो तुम लोगों ने समझा है, मैं उसकी जिम्मेदार नहीं हूं। ये कोई बात है? यहां पर कोई भी वो कर दे, आप यकीन नहीं करें, मैं सच में आपको बता रही हूं कि मुझे नहीं पता कि अब क्या होगा। कि जिस वक्त ये हालात चल रहे थे और मैं अपनी एक दोस्त से मिलकर आ गई थी, क्योंकि ये सब चीजों से बालातर दोस्ती का रिश्ता होता है। जिस तरीके से मुझे डराया मेरे ही साथियों ने, पूरी रात में डरती रही कि खुदा जाने कौन लात मार के दरवाजा खोलकर अंदर आएगा। मैं घर में होती हूं, मैं वहां पर मैं परेशान हो रही होती हूं कि मेरे बच्चे मेरी आंखों के सामने रहे। ये कहां लेकर आ गए इस मुल्क को, कि मैं यहां पर बैठकर हम लोग क्या करें? मैं अपनी का कलाई काटूं, क्या खून से लिख के दूं कि मैं मुहब्बे वतन हूं? मैं अपने किसी भी फौजी या किसी भी सिपाही के ऊपर मैं अपनी जान निसार कर सकती हूं, लेकिन बोलने का हक यहां पर बैठे हुए हर चीज उनसे क्यों जोड़ देते हैं कि अगर कोई हक की बात करो तो वहां पर वो कर दें। मेरा ताल्लुक बॉर्डर के इलाके से, वहां पर एफएफसी है खाद की। सर ये तो एक बेसिक जरूरत है ना कि अगर कोई फैक्ट्री लगी है
तो आपने वहां पर कोई फिल्टर प्लांट लगाना है कि पानी अंदर ना जाए, वो पानी जहरीला ना हो। मेरे घर के 6 लोग कैंसर से इंतकाल हुए, 7वां अभी पेशावर में एड़ियां रगड़ रहे हैं। मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन जिस वक्त मैं यहां पर आई थी मैंने कहा अच्छा मैं ये इशू उठाऊंगी। किसी ने कहा चुप, इसके बारे में नहीं बोलना। तो इसके बारे में क्यों ना बोलूं? ये तो एक मैं क्या कह रही हूं? मैं तो ये कह रही हूं कि भाई वहां पर कोई अस्पताल होना चाहिए, वहां पर कोई फिल्टर प्लांट होना चाहिए था कि लोग मरे ना, कि 99.9% जिगर की बीमारियां, हेपेटाइटिस वहां पर ना हो, जो कि बढ़ के आगे जिगर का कैंसर बनता है। मैं क्यों नहीं बोल सकती? आप मुझे बताएं। पाकिस्तान की शहरी हूं ना, आइन मुझे हक देता है बात करने का। मैं किसी पे कीचड़ तो नहीं उछाल रही, मैं किसी पे उंगली तो नहीं उठा रही, मैं क्यों नहीं बोल सकती? अब यकीन नहीं करें, अभी भी वहां पर बैठी, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था, बार बार पानी पी रही थी कि मेरा कोई ब्लड प्रेशर या वो काबू में रहे, कि यहां पर आके बैठ के मैं यहां खड़ी होकर मैं चीखना ना शुरू कर दूं। मेरा मुल्क है, मुझे अपने मुल्क से प्यार है, मुझे अपने मुल्क के हर बाशिंदे, हर अवाम, जो एक बेचारा जो बच्चों के लिए मजदूरी कर रहे हैं ना, या आटे की बोरी कंधे पे उठा के ये जो जूड़िया बाजार में चले जाए, जो बूढ़े बूढ़े वजन उठाते हैं, मुझे उससे भी प्यार है। लेकिन आप मुझे बताएं मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे बताएं मैं क्या करूं कि मुझे यहां पर ये मुझे डराए ना। 25 दिन से डराया हुआ इन लोगों ने, हर किसी को डराया हुआ है। फोन पे बात करती, किसी से रखो फोन, फोन पे बात नहीं करो। अरे फोन पे बात ना करूं तो क्या करूं मैं? क्या किसी से बात नहीं कर सकती? तो मैं यहां पर कहना चाहती हूं कि भाई मुहब्बा वतन है। मेरी पार्टी को तो इन सब लोगों ने बोला हुआ कि तुम लोग तो उनकी गोद में बैठे हुए हो, तुम लोग तो प्रो फेडरेशन हो। हमने तो कुछ नहीं बोला, तो कम से कम खुदा के वास्ते ना डराए मुझे। मैं अकेली, मेरे बच्चे हैं, मत डराए मुझे। अगर मैं बैठकर ऐसे कोई ट्वीट कर देती हूं या कोई बात मैं कर देती हूं तो उसका मतलब इस्लाह होता है। ये नहीं मैंने बोला कि पता नहीं, अब तो बोलने को भी दिल नहीं करता इनको। तो स्पीकर साहब, जहां मुल्क की हालत है, चलें ठीक है, रोटी, बिजली, गैस, सबकी परेशानी सह लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं एसी चलाएगा ना कोई, 2 कमरों में चलते था, 1 कमरों में सब बच्चे, सब लोग सोएंगे, एक वक्त की 1 रोटी खा लेंगे। बाहर से जो कभी कुछ कर लेते थे नहीं करेंगे, वो कोई घूमना फिरना होगा तो एक गाड़ी में ऊपर नीचे होके बैठ जाएंगे। लेकिन डराए मत प्लीज, ये खौफ की फिजा कायम ना करें। उसको ये करना, पीटीआई की बात आप करें तो पीटीआई को भी देखें। यहां पर बैठे लोग कहते हैं कि वो लाए गए हैं, तो ले आओ ना उनको जो लेकर आए हैं, क्यों छोड़ा हुआ है उनको? नो क्रॉस टॉक प्लीज, नो क्रॉस टॉक प्लीज। आप मीरपुर खास के हालात सही करें, वो सामने देखें, स्पीकर साहब नजर आ रहे हैं, तो उससे क्या कहते हैं, तो सर फिर कटहरे में लेकर आ जाए ना। अभी एक इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी बन गई, जिनके बारे में अब कह रहे हैं कि हम मिलकर पाकिस्तान को इस्तेहकाम और दवाम बख्शेंगे। मैंने तो यही सुना था कि इन्होंने कहा था वो एटीएम है, मैंने तो यही सुना था कि ओन चौधरी ड्रग डीलर है, मैंने तो यही सुना था फवाद चौधरी लोटा है, अलीम खान बिल्डर माफिया है, जमीनें वो करते हैं। तो ये सब कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे? मुझे भी तो बताएं ना, मुझे भी तो बताएं ना कैसे इस्तेहकाम बख्शेंगे। कि वो अभी पता चला किसी पीसीबी के चेयरमैन पे हो रहा था, उनकी फैक्ट्री सील कर दी। मुझे उस दिन पता चला कि उनकी शुगर मिल है। सारा सेनेट तो बिल्डर से भरा हुआ है, टोबैको माफिया भी उधर है। आज यहां बात कर रहे थे टोबैको की, तो मैंने कहा शायद पता नहीं लड़ाई हो गई है उनसे। बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर सब मौजूद है वहां पर, तो फिर कल को यहां पर भी आ जाएंगे। जो करना है कर लें, क्योंकि जो भी अगर आप सही करेंगे या गलत करेंगे उसका हिसाब आप लोग खुद आप देंगे। कोई, क्योंकि वो एक जजमेंट डे भी आएगा ना, और वहां पर तो कोई खुफिया वो चीज भी नहीं वो हो सकती, ना कोई सिफारिश कर सकता है, ना रिश्वत चलती है वहां पर। वो आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन यहां पर जिस वक्त जो जिंदा है ना, उनको थोड़ा सा जिंदा रहने देते। ये बजट कहां जाता है कहां नहीं जाता खुदा जाने। लोगों की हाल ये है कि इतना ना दबाएं लोगों को। वो स्प्रिंग को जितना दबाएंगे वो इतना ही उछल कर बाहर आएगा। तो मैं आपसे बार बार अब वही बातें वो हो रही हैं, लेकिन मैंने यही आपको कहा था कि शायद ये मेरी कोई आखिरी स्पीच हो। अगर इलेक्शन आप लोगों ने करवा लिए तो, और अगर निगरान सेटअप लंबा ना चला तो,
क्योंकि हालात हमारे मुवाफिक नहीं हैं। लेकिन एक ऐसी बात है कि वो कहा है किसी ने कि साइकिल पर या सियासत में किसी समत भी निकल जाओ, हवा ना मुवाफिक ही रहती है। तो वो हालात तो कभी भी मुवाफिक नहीं रहेंगे। तो मैं बार बार आपसे यही गुजारिश कर रही हूं कि खुदा के लिए आपसी झगड़े छोड़ दें, कोई एक चीज का रिलीफ दे दें कि जो पता चले कि हाँ ये इस अवाम को, या अवाम भी सोचे या ऐसे वो करके। बिकॉज अब मैं ऐसे में बता रही हूँ कि शायद मेरी कोई 2-3 स्पीचेस काफी वायरल हो गई, तो अभी लोग थोड़ा सा पहचानना शुरू हो गए। तो मुझे जितना भी 2-3 लोग मिले तो आंखों में आंसू भर के बोला कि आपने हमारे लिए बात की, आपने हमारे लिए बात की। और मैं सोच रही थी कि अगर सिर्फ बात करने से ये लोग सर आंखों पे बिठा सकते हैं, तो अगर इनके लिए काम कर लिया जाए तो अपनी आवाम तो हमारे ऊपर जान कुर्बान कर दे। लेकिन हमने कभी सोचा नहीं। तो प्लीज मतलब कुछ कर लें। और मेरे जो साथी पीछे बैठे हैं, मैं वही बात है कि लकीर के फकीर ना बने, कोई थोड़ा सा अपनी भी इसी जो अल्लाह पाक ने जो ऊपर दिया उसका थोड़ा सा इस्तेमाल करते होते हैं। ये ऐसे थोड़ी है बिल्कुल पैक्ड ही वापस लेके जाना है। तो सोचा जाए कि ये हम किस चीज की तकलीद कर रहे हैं और बोलें। देखिए बोलना चाहिए। आज जिस पार्टी का हाल आप देख रहे हैं वहां पर यही था, बोलने नहीं दिया जाता था। बाकियों की बात नहीं मैं कर रही, मैं अपनी मिसाल दे रही हूं कि जब भी बोला बिठा दिया गया कि खामोश होकर बैठ जाओ, बोलना नहीं है। कि उनको ये बात समझाई जाती कि अपनों से लड़के कोई नहीं जीत सकता। और जैसे अभी किसी ने कहा कि ऐसे लोगों को कुचलना चाहिए, मजे की बात यह कि जिनको कुचलना था वो तो कॉन्फ्रेंस करके बाहर आ गए। इस हालात तक पहुंचाने में वो सिंधी में कहते हैं ना फूकू बरण, मतलब चने की झाड़ पे चढ़ाना, ये तो वही लोग थे। अब वो लोग आकर वापिस से हमें इस्तेहकाम पाकिस्तान की वो बुनियादें डालेंगे कि पाकिस्तान मुस्तहकम कैसे होता है। हाँ ये बात है कि वो क्या कहते हैं मुगल का सरिया और स्टील डालेंगे तो फिर शायद उसमें कुछ हो। बाकी और कुछ नहीं कहना। और मैं अवाम की वही कहते ना कि कोशिश ये होती है कि जो अवाम के होंठों से निकल के मेरे कानों तक पहुंचे वो आपके कानों तक पहुंचाऊं। तो इसे बहुत मुश्किल में है लोग, बस थोड़ा सा मतलब वो कर ले, ये सब चीजें खत्म कर दें, इनकी अयाशियां खत्म कर दें। 22वें ग्रेड के अफसर, आई एम सॉरी अब मेरी जुबान अब ऐसी, क्या कोई अच्छा लफ्ज नहीं मिल रहा है, तो दाएं बाएं से अपनी पैदागिरी कर लेते हैं। इनको कौन सी जरूरत है कि इनकी तनख्वाह में इजाफा कर दिया और इनको गाड़ियां और इनको पेट्रोल दे दिया, बस कर दें, बहुत ज्यादा वो कर दिया। अभी ये यहां पर बात कर रहे थे ख्वाजा आसिफ साहब ओवरसीज पाकिस्तानी की, आप लिस्ट शाया हुई थी, वो कहीं पता नहीं कहीं होगी, कि जिसमें क्या कहते हैं 80% तो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनके बच्चे वहां पे रहते हैं। और बल्कि एक वाक्य भी था कि एक बच्चा था तो वो स्कूल में थे तो उन्होंने ऊपर से जहाज गुजरते हुए देखा, तो एक ने कहा जंग होगी, उसने कहा नहीं, दूसरे ने कहा जंग नहीं होगी। टीचर ने पूछा क्या हुआ, कहता उसने कहा कि जंग नहीं होगी। तो टीचर ने मुस्कुरा के पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि जंग नहीं होगी? कहते इसलिए कि बाबा ने कहा था कि जब जंग होगी तो हम इस मुल्क को छोड़कर चले जाएंगे, तो इसलिए मैं यहां पर हूं। तो आप सब लोग पिछली गवर्नमेंट में भी एक ही सुनती आई, एक पेज एक पेज एक पेज, फिर वो पता नहीं एक पेज हवा में उड़ गया। आप लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह सब साथ हैं, तो इसमें आवाम को कुछ कर लें। ये उस तरह ना करें बस सिर्फ 1 मिनट, एक पेज बहुत बड़ी मतलब वो होती है, मतलब आपके किसी फैसले पे कोई रोक टोक नहीं होगी ना, मतलब सब आपके साथ हैं। जमातों की बात कर रही हूं कि सारी जमातें आपके साथ हैं। ये तो फिर वही हाल हो गया कि वो एक एग्जाम चल रहा था, टीचर के जानने वाले का बेटा बैठा हुआ था, तो उसमें आया है कि 3 उलुल अज़म अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम लिखें। तो अब उसने बच्चे को नकल भी करवानी थी 1 पेज, तो उसने पास आके बोला कि तीनों मामू के नाम लिख दो। उसके एक मामू का नाम इब्राहिम था, एक का नाम मूसा था, एक का नाम ईसा था। तो ऐसे नकल करवाई, लेकिन पता उस बच्चे ने क्या लिखा? उस पीडीएम के बच्चे ने क्या लिखा? उसने लिखा कुक्कू मामू, गुड्डू मामू, मुन्नू मामू। उसने इतना बड़ा हिंट दे दिया कि अपने तीनों मामू के नाम लिख दो, जो कि इब्राहिम, मूसा और ईसा था, लेकिन उसने कुक्कू मामू, गुड्डू मामू और मुन्नू मामू लिखने पे इक्तफा किया। तो प्लीज अगर आपको मिला है तो मामूओं के नाम सही सही लिखें, ये गुड्डू मुन्नू कुक्कू पे अवाम का नाम वो करें। और हमारे पीएम साहब की जुबान में कि अवाम को इन भंबर भूसियों में ना फंसाएं, जो बात है वो सच सच बताएं। और प्लीज
शुक्रिया, आपका बहुत वक्त लिया, शुक्रिया। शुक्रिया जी।